गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और आज पता है आपको, आज नाग पंचमी है, तो आप सभी को नाग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। नाग पंचमी आपके जीवन में बहुत सारी खुशहालियाँ लाए, आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे, आप अपने ज़िंदगी में जो चाहे वो सब कुछ आपको मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज ये अपना मैट्रिसेस पढ़ा रहे थे, तो मैट्रिसेस का ये सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आपको सिखाएंगे, ठीक है। पिछले वाले वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो, हमारा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर उसको लिंक दिया जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप पहला इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। चूँकि आप इंट्रोडक्शन नहीं देखेगा किसी भी चैप्टर का, तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले आप जो भी नए बच्चे हैं यहाँ पे आएंगे, जो भी इस नए बच्चे इस चैनल पे आएंगे, तो उनको क्या करना है कि पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो आज मैं पढ़ाऊँगा वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो फिर आपको यहाँ पे मुश्किल होगी, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, आपके सर दर्द होगा, आपको परेशानियाँ होगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आपको पहले क्या करना है कि पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देख लीजिए, उसके बाद हम जो आज पढ़ाएंगे उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ लाइक करना है और कमेंट भी आप कर सकते हैं। आप कैसा लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ, कैसे आपको अच्छे से समझ में आता है, क्या मैं इसी तरीके से आपको समझा पाता हूँ, तो आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। आपको जो भी सुझाव देना है, जो आपको लगता है कि सर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, तो आप वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। तो देखिए, हम आपको पिछले लेक्चर में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स तक पढ़ा चुके थे। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बता दिया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स भैया होता क्या है, ठीक है। तो आपको हमने समझाया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि m और n बराबर होता है। तो बात तो होता है कि भाई m क्या होता है और n क्या होता है। तो भैया m किसको डिनोट करता है? m रो को डिनोट करता है, n किसको डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है। तो m और n बराबर है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है भाई कि m बराबर क्या है, सॉरी m बराबर n है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितना नंबर ऑफ़ रो होगा ना, उतना ही नंबर ऑफ़ कॉलम होगा। क्योंकि m किसको डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है। n किसको डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है। इसका मतलब अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हो ना भाई, तो उसमें जितना नंबर ऑफ़ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ़ कॉलम होगा। क्या हमारी बातें आपको समझ आ रही कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब लिखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल वर्ड से आपको कुछ समझ आ रहा है? डायगोनल हमने समझाया था, डायगोनल हमने क्या समझाया था कि दो डायगोनल के बारे में हमने समझाया था। एक डायगोनल बताया था प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरे को हमने बोला था सेकेंडरी डायगोनल। तो आपको पता है भाई कि प्रिंसिपल डायगोनल को ही अपन लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। मैं क्या आपको समझा रहा हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ऐसा क्यों, ज़रा सोचिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल का थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंस होता है प्रिंसिपल डायगोनल का, वो मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा ध्यान से आप देखिएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ कि वीडियो अच्छी आ रही है, क्वालिटी सही है। हाँ भाई, सही आ रहा है, ठीक है। तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको प्रिंसिपल डायगोनल का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना, वो मैं समझाता हूँ। देखिए ज़रा, A11 मान लीजिए, A12 मान लीजिए, A13 डॉट डॉट, या आप 3x3 का ही मैट्रिक्स लेते हैं। A21, A22, A23, A31, 31, A32, A33। ये ऑर्डर इसका कितना है? 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। इसका मतलब भाई इसमें जो रो है ना, तो R1, इसमें रो कितना है? 3 रो है। ये इसको क्या बोलते हैं? R2। इसको क्या बोलते हैं? R3। इसमें 3 रो है और कॉलम कितना है भैया? कॉलम भी 3 है। ये C1 हो गया अपना, और ये हो गया C2 हो गया, ये हो गया आपका C3। इसका मतलब कि भाई इसमें रो कितना है? नंबर ऑफ़ रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो।
कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। भाई मेरे कि इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 का, इसका मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए भैया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो आप बोलिएगा सर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको बताना है ना कि इसका ऑर्डर जितना है ना उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, तो 3 × 3 करिएगा तो कितना होगा 9। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा ना वो 9 एलिमेंट होगा। इसका मतलब मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना होगा भाई 9 एलिमेंट होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लीजिए कोई और मैट्रिक्स दिया रहता, मान लीजिए 3 की जगह पे अगर 2 हो जाता, ठीक है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता, तो फिर उसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट पूछता तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देते तो 6 आता, तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 6 होता। बट यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो कितना है 9 है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन था। ये देखिए ये क्या है अपना, यही प्रिंसिपल डायगोनल है। ये क्या है भाई प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग लीडिंग डायगोनल। इसी को क्या बोलते हैं भाई लीडिंग डायगोनल, लीडिंग क्या बोलते हैं भैया इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा डायगोनल जो यहाँ से बनता है ये अपना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल का उतना ज़रूरत हमको पड़ता नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का बहुत ज़रूरत पड़ता है। प्रिंसिपल डायगोनल इंपॉर्टेंट है। क्यों है ऐसा इंपॉर्टेंट, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का बात करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा ना वहाँ पे आई और जे क्या होता है बराबर होता है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आई का मतलब क्या, आई भैया रो को डिनोट करता है, जे किसको डिनोट करता है कॉलम का। इसका मतलब अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट लिखना चाहते हैं ना तो वहाँ पे आई और जे बराबर होगा। कह रहे सर थोड़ा सा बताइए हमको इसमें, थोड़ा हमको समझाइए। तो देखिए ज़रा, पहला जो आई को रिप्रेजेंट करता है वो रो है, ये अपना कॉलम है। इसका मतलब आई का भी वैल्यू क्या है 1 है और जे का भी वैल्यू 1 है। दूसरे एलिमेंट में देखिए, दूसरा में भी आई का वैल्यू 2 है और जे का भी वैल्यू क्या है 2 है। इसका मतलब आई और जे यहाँ पे भी बराबर है, आई और जे यहाँ पे भी बराबर है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट पता करना है ना तो आपको देख लेना जहाँ पे आई और जे बराबर होगा ना वो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो होगा ना उसमें आई और जे क्या होता है भाई बराबर होते हैं। अब क्या आपको बात हमारी समझ में आ रही? अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं भाई तो लाइक करना, जरूर लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट करके भी बताओ कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना हो गया कि आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल डायगोनल का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें आई और जे क्या होते हैं बराबर होते हैं। आई और जे क्या होते हैं भाई बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या हैं भाई। मान लीजिएगा, देखिए भाई डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, इसका देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। तो मैं इसका डिफिनीशन लिखूंगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements देखिएगा क्या कह रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ज़रा समझिएगा। कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उसका सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, सिवाय कौन सा 0 नहीं होगा जो डायगोनल में होगा। इसका मतलब अगर डायगोनल का जो एलिमेंट है वो 0 नहीं होगा, उसके अलावा बाकी जितना सारा एलिमेंट है सब 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, देखिए तो ज़रा आप ये कहना चाहते हैं सर, देखिए एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है भाई बताइए। तो सर देखिए 2 0 0, अगर यहाँ पे फिर दीजिए 0 -3 0 0 0 और 1,
ठीक है। इसका ऑर्डर कितना 3x3 का मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर कितना है इसका 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिएगा कि इसका डायगोनल में एलिमेंट क्या 0 है, नहीं, इस बाकी का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए, डायगोनल का एलिमेंट सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, सॉरी उसका डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या आपको हमारी बातें समझ में? अब बात तो होता है कि सर इसका आप ये बोलना चाह रहे हैं कि डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं होगा, 1-2 0 होगा भी कोई दिक्कत, ये सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा एलिमेंट अगर डायगोनल का भी 0 हो जाए तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट 0 नहीं होगा, बाकी का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या हमारी बातें आपको समझ आ रही है? इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि लेट A = Aij, ठीक है, M×n मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल। अच्छा, इसको ऐसा बोलते हैं, और अच्छे से बोलना चाहे तो ऐसे बोलिएगा, लेट और स्क्वायर मैट्रिक्स Aij M×n is diagonal matrix if Aij = 0 I not equal to j। ठीक है, इसका मतलब बोलता है कि अगर मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ऐसे लिख दिए कि Aij M×n, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो M और n क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इज डायगोनल मैट्रिक्स, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे यदि Aij 0 होना चाहिए, और वो 0 कब होगा कि इफ़ एंड ओनली इफ़, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यदि I not equal to j, जहाँ पे I और j बराबर नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बात तो होता है कि सर I और j बराबर कब होता है, तो I और j पता है आपको कब बराबर होता है, जब ये डायगोनल में होता है। I और j बराबर कब होता है, जब ये डायगोनल का एलिमेंट होगा जहाँ पे I और j बराबर होता है। तो ये कहता है ये सारा का सारा I और j का एलिमेंट ये 0 होगा, ये कब 0 होना चाहिए, जहाँ I और j बराबर नहीं हो। तो I और j पता है आपको, यहाँ पे I और j बराबर होता है 1 1 होता है, यहाँ क्या होता है 2 2 होता है, यहाँ I और j बराबर, यहाँ भी 3 3 I और j बराबर, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, बाकी सब में 0 क्या होना चाहिए। क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रहा है? तो इसको आप लिखिए, तो अच्छे से इसको आप अच्छे से लिखिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के आगे हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। क्या मैं एक बार देख लूँ कि सही आ रही वीडियो? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा आ रहा है वीडियो। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब आप लिखिए इसको, आप बढ़िया से पहले वीडियो के बीच में पॉज करके आप आराम से इसको लिखिए, तो लिख लीजिए। अब फिर मैं इसके आगे बात करता हूँ आपको स्केलर मैट्रिक्स पे। अब देखिएगा भैया, अब क्या लिखिएगा आप, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? स्केलर मैट्रिक्स एक और स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, स्पेशल मैट्रिक्स हो जाता है। स्टैंडर्ड नहीं बोल के आप इसको स्पेशल बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है, किसका टाइप्स, ये भी डायगोनल का टाइप्स होता है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ाया तो उसमें हमने क्या बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स में सारा का सारा एलिमेंट 0 होगा, सिवाय डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। हमने सिखाया कि डायगोनल का एलिमेंट, डायगोनल के अलोंग में जो भी एलिमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, बाकी का सारा का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें हम बोलेंगे कि डायगोनल के अलोंग जितने सारे एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब डायगोनल में ऐसा कुछ नहीं था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, कोई भी एलिमेंट हो सकता है डायगोनल के अलोंग, लेकिन यहाँ पे होगा ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच a diagonal matrix in which all elements equal in
ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स इक्वल, या ऐसे बोलते हैं, इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ऑल एलिमेंट्स इक्वल इन प्रिंसिपल डायगोनल, चलिए बोल देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा जिसमें सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इन प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स आपका होगा वो सारा का सारा इक्वल होना चाहिए। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो अगर ये ए मैट्रिक्स कोई है, तो अगर स्केलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब पहले तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्केलर मैट्रिक्स वो तभी होगा जब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये क्या बोलता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग कि डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल के अलॉन्ग एलिमेंट्स होगा, बाकी का सारा एलिमेंट्स 0 हो जाए। मैं डायगोनल मैट्रिक्स पहले लिखता हूँ, देखिए 2 0 0 0 -1 0 0 0 1। मान लीजिए ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जब डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट्स इक्वल कर दीजिएगा। यहाँ पे एक पहला एलिमेंट क्या 2 है, दूसरा -1 है, तीसरा 1 है। अगर मैं बोलता हूँ भाई कैसा कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, जहाँ पे मान लीजिए ये 2 हो जाए, ठीक है, ये 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि पहला एलिमेंट इसका 2 है, पहला इस दोनों का 2 है, दूसरा इसका -1 है, तीसरा और इसका दूसरा क्या है 2 है। यहाँ तीसरा मैट्रिक्स, यहाँ पे जो एलिमेंट है थर्ड 2 और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है ये, तो इसका एलिमेंट क्या है 1 है और यहाँ पे 2 है। सीधे बोलना चाहे कि यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ डायगोनल का एलिमेंट क्या है, सेम है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है, तो पहले वाले में डायगोनल का एलिमेंट अलग अलग है, दूसरे वाले में डायगोनल का एलिमेंट क्या है, सेम है। तो अगर डायगोनल का एलिमेंट भैया सेम होगा ना, तो उस प्रकार का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर पहली बात है कि स्केलर मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब ये तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही। स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा, पहले ये डायगोनल होगा, उसके बाद में ये स्केलर होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल के अलोंग एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये इसका डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट क्या है, इक्वल एलिमेंट है। मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है, तो इसको आप लिखिए अच्छे से, इसको लिखिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर का भी एक स्पेशल केस हो जाता है जब ये 1 1 हो जाए। स्केलर का भी एक स्पेशल केस क्या हो जाएगा, जब ये 1 1 हो जाए। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए। तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ, देख लेता हूँ वीडियो सही आ रही। हाँ, इसको आप अच्छे से लिखिए, तो फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अब आप लिखिएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या भैया इसी का दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आप लिखिएगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स a diagonal matrix in which all diagonal elements equal to unity is called unit matrix, unit matrix, called unit matrix। ठीक है, या उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय आई, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं भाई कि देखिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू यूनिटी, मतलब कह रहे हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा जिसमें जो डायगोनल का एलिमेंट होगा ना वो सारा का सारा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो आई देखिए यहाँ पहला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, तो इसको हम लोग I3 बोलते हैं। I3 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है ना वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब वो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है I3। देखिए इसका मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स कितना है? 3 क्रॉस 3 का इसका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। क्यों इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं? क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल का एलिमेंट सादा का सादा क्या है? 1 के बराबर है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ऐसा I2 बोलता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि सर ऐसा है 0 1 0 0 1, तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। I2 का मतलब 2 क्रॉस 2 का मतलब। इसी प्रकार हम ये बोल सकते हैं भैया कि आप यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टार्ट। देखिए क्या लिखेगा, देखिए आप लिखिए क्या, एक पॉइंट लिखिएगा। देखिए IN डिनोट I3, देखिए यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा। I3 क्या बोलता है? जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का है। तो अगर मैं बोलता हूँ I2 तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 का। अगर मैं बोलूँ I4 तो इसका मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 4 का। इसका मतलब मैं अगर बोलता हूँ IN, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। nth ऑर्डर मैट्रिक्स nth ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स is denoted by IN, ठीक है। nth ऑर्डर का जो यूनिट मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? IN के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। IN के द्वारा, ठीक है। I2 बोलता हूँ इसका मतलब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। I3 बोलता हूँ इसका मतलब 3 ऑर्डर का है। IN बोलूँगा इसका मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये बढ़िया से आपको समझ आया। तो ये बातें आपको समझ आ रही है तो इसको आप अच्छे से लिखिए। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। इसको लिखिए तो बढ़िया से आप। फिर बात करेंगे नल मैट्रिक्स। अच्छा पहले नल मैट्रिक्स से ही बात कर लेते हैं। इसको लिख लीजिए अच्छे से आप लिखिए। उसके बाद हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स क्या होता है। भैया लिखिए इसको। अब आप लिखिएगा नल मैट्रिक्स, या इसको भाई को क्या बोलते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब क्या लिखिएगा? नल मैट्रिक्स, या इसको भैया को और क्या नाम है इसका? ज़ीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बोलते हैं या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। लिखिएगा ए मैट्रिक्स in which all elements equal to 0 is called null matrix। उसको क्या बोलते हैं भाई? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कह रहे हैं कि मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, कहता है कोई मैट्रिक्स होगा जिसका सारा का सारा एलिमेंट ज़ीरो होगा, उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या सर, यहाँ इसका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई रिलेशन है? तो मैं बोलता हूँ ना भाई, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं या कोई और मैट्रिक्स भी हो सकता है। ये जो ही नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना जरूरी है। क्या मैं ऐसा बोलूँगा आपसे कि बताइए, एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर मैं बोलूँगा आपसे बताइए कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? येस और नो? बोलिए, अब बताइए ज़रा आपका क्या। आप ये बताइए मेरे को कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? तो जवाब होगा हाँ भाई, कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है।
कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या हमारी बातें आपको समझ आ रही? फिर मैं आपसे बोलूँगा कि बताइए स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है? तो आपका जवाब होगा हाँ, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है। अगर मैं सीधा सीधा अब ये भी बोल लूँ कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि स्केलर क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आता है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है, एक टाइप है। और डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो किसका टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका मतलब स्क्वेलर मैट्रिक्स होने के लिए भी उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कह सकता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि अगर यूनिट मैट्रिक्स है ना भैया, तो यूनिट मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। यूनिट मैट्रिक्स है तो उसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना क्या है, ज़रूरी है। क्या हमारी बातें आपको समझ आ रही है कि यूनिट मैट्रिक्स, अगर कोई बोलता है भाई कि यूनिट मैट्रिक्स बताओ तो 2 ऑर्डर 2x3 का, तो 2x3 का आप यूनिट मैट्रिक्स नहीं बना सकते। यूनिट मैट्रिक्स बनाना होगा, उसके लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। क्या हमारी बातें समझ आ गई आपको? तो ये हो गया। उसके बाद भैया बात उठता है कि जीरो मैट्रिक्स का। तो जीरो मैट्रिक्स होने के लिए कोई जो नहीं है कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, नहीं। जीरो मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, या कोई और भी मैट्रिक्स हो सकता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखिए जरा। अगर देखिए मैं बोलता हूँ कि ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या है, इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं भाई, तो ये क्या 3x3 का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, कह रहे सर दूसरा मैट्रिक्स बताइए जो स्क्वायर नहीं है। तो देख भाई 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है, एक 2x3 का मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट अगर जीरो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर सारा एलिमेंट भाई जीरो होगा ना, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो इस मैट्रिक्स बी का भी देखिए ना, सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इसको भी हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो इसका जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्या बोलना चाह रहे थे, हाँ, कि जीरो मैट्रिक्स होगा ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोई और भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्केलर होने के लिए, यूनिट होने के लिए, डायगोनल होने के लिए उस मैट्रिक्स का पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है। हमारे बातें आपको समझ आ गई बहुत अच्छे से, ये लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिएगा भैया कि आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखिएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, a matrix in which number of column greater than number of row। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो उसका क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब समझाता हूँ अभी इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स जो होगा ना भाई, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो होगा ना वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ रो से। इसका क्या मतलब है, देखिए एग्जांपल से आपको समझ आएगा। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है कोई, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, ज़्यादा होगा नंबर ऑफ रो से। तो अगर मैं बोलता हूँ, मान लीजिए A11 A12 A13 A14, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ A21 A22 A23 A24, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो A इक्वल टू कितना हो गया, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2x4 का मैट्रिक्स हो गया, 2x4 का मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब इसका रो कितना है, 2, और कॉलम कितना है, 4। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ रो जो है ना वो छोटा है नंबर ऑफ कॉलम से। इसका मतलब इसमें कॉलम ज़्यादा है, रो क्या है, कम है। तो हमने डेफिनेशन क्या बोला है कि कोई भी मैट्रिक्स को आप
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलिएगा जब नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ़ रो से। तो दिख रहा है यहाँ कि नंबर ऑफ़ कॉलम जो है क्या है, बड़ा है नंबर ऑफ़ रो से, चूँकि कॉलम कितना है इसमें 4 है और रो कितना है इसमें 2 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम बड़ा है नंबर ऑफ़ रो से, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कैसे भाई, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि नंबर ऑफ़ कॉलम बढ़ाएंगे ना तो ऐसे बढ़ेगा मैट्रिक्स अपना क्या होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जब ऐसे बढ़ता है तो हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, जब ये ऐसे बढ़ेगा तो उसको वर्टिकली बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा होगा नंबर ऑफ़ रो से तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या हमारी बातें आपको समझ आ रही है? तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या लिखिएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये हो गया, अब लिखिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ़ रो ग्रेटर होगा नंबर ऑफ़ कॉलम से, नंबर ऑफ़ रो बड़ा होगा नंबर ऑफ़ कॉलम से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल मैट्रिक्स। मैं इसको अभी समझाता हूँ कि नंबर ऑफ़ रो कैसे बड़ा होगा नंबर ऑफ़ कॉलम से, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं बोलता A11, A12, A13, या ऐसा रहने दे, A12 तक रहने दे, A21, A22, A23, सॉरी A31, A32, A41, A42, और यहाँ पे ऑर्डर की बात करूँ तो 4x2 का है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कितना है, 4x2 का। यहाँ पे ये किसको डिनोट करता है, रो को, ये किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो यहाँ पे जो रो है ना वो बड़ा है कॉलम से, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को देखिए बढ़ता कैसे है, जैसे मैं रो बढ़ाऊँगा तो ऐसे नीचे बढ़ता जाएगा, नीचे बढ़ेगा, इसका मतलब ये वर्टिकली बढ़ रहा है। इसका मतलब इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। जो मैट्रिक्स वर्टिकली बढ़ता है उसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, जो हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हो गया अपना वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और टाइप है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखिए आप अच्छे से, मैं चेक कर लूँ एक बार, हाँ सही आ रहा है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ये आप लिख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर के बारे में। अब लिखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ M क्रॉस N बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो M और N क्या है, बराबर है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे M और N क्या है, बराबर है। मैं यहाँ पे बोल ही दे रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब M और N क्या है, बराबर है। इज़ कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगल is called upper triangular matrix if AIJ जो होगा ना भाई, AIJ 0 होगा, AIJ 0 होगा। और कब 0 होगा, और ये 0 कब होगा, वेयर I ग्रेटर देन J। क्या होना चाहिए, जहाँ I और J, I क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए J से। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आपको ज़्यादा समझिएगा। यहाँ देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ I और J बड़ा होता है। देखिए A11, A12, A13, फिर बोलता A21, A22, A23, फिर मैं बोलता हूँ A31, A32, A33। देखिए तो आपको पता है ये क्या होता है, अपना डायगोनल एलिमेंट है। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है। यहाँ पे आपको पता है कि इसमें क्या होता है, I और J बराबर होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, मैं देख लूँ नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं।
हाँ मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है कि आई और जे क्या है, बराबर होते हैं। यहाँ पे आई और जे बराबर होगा। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसको मैं अगर सही से बताना चाहूँ तो ज़रा ध्यान से देखिए क्या है ये। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से एक लाइन खींचिए, ऐसे खींचिए, तो ये क्या बन गया भैया, क्या बना ये जो बना अपना एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है। ये ऊपर वाला एक क्या है, एक ट्रायंगल बना, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल। इसको नीचे वाले, नीचे में भी देखिए, नीचे में भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अपर ट्रायंगल, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, कब बोलेंगे। अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सा अभी और बात कर लूँ आपसे। क्या, ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, इस वाले एलिमेंट में देखिए, यहाँ पे क्या आई और जे दोनों में बराबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई और जे में कौन बड़ा है, तो जे बड़ा है, क्योंकि कॉलम क्या बड़ा है इसमें। तो यहाँ पे जे बड़ा है, यहाँ पे भी जे बड़ा है, यहाँ पे भी जे बड़ा है। तो इसने क्या बोला है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब ए आई जे जीरो होना चाहिए। मतलब ए आई जे का जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। और जीरो कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे आई बड़ा होना चाहिए जे से। तो आप देखिए ज़रा, आई कहाँ पर बड़ा है, तो आई तो यहाँ पर बड़ा है, देखिए ना, 2 और 1 है। आई का वैल्यू क्या है, 2 है, और जे का वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे आई बड़ा है जे से, यहाँ पे भी आई बड़ा है जे से, यहाँ पे भी आई बड़ा है जे से। इसका मतलब सर कि जहाँ पे भी आई बड़ा है जे से, वहाँ उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। वहाँ उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। उसने डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो डायगोनल में ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला है कि नीचे में जहाँ पे आई बड़ा होगा जे से, तो आपको दिख रहा है नीचे वाला ट्रायंगल में बड़ा है। इसको क्या बोलते हैं भाई, अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल बोलते हैं इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं भाई, लोअर ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल। तो आपको ये बात समझ में आया कि आपको दिख रहा है लोअर ट्रायंगल में हमेशा आई का वैल्यू क्या है, बड़ा है जे से। इसका मतलब लोअर ट्रायंगल का जो एलिमेंट होगा ना, वो कंपलसरी है कि जीरो होना ही चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लोअर ट्रायंगल का जो एलिमेंट होगा वो जीरो तो होना ही चाहिए। उसको अगर जीरो नहीं हुआ तो उसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगल बोलिएगा कब, जब ए आई जे का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ए आई जे का वैल्यू जीरो कब होगा, जहाँ पे आई का वैल्यू बड़ा होना चाहिए जे से। तो आई का वैल्यू कहाँ है बड़ा, तो आई का वैल्यू बड़ा होता है कहाँ, लोअर ट्रायंगल में। और लोअर ट्रायंगल में कितना, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। इसका मतलब कंपलसरी है कि लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इसका। और उसने डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने डायगोनल के बारे में नहीं बोला है कि डायगोनल में एलिमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा। डायगोनल में एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब मैं अब एग्जांपल देना चाहूँ कि अपर ट्रायंगल का, तो ऐसा बनेगा। देखिए 1 2 -1 मान लीजिए हो गया, ये 0 3, और ये मान लीजिए 4 हो गया, ये 0 ये 0, और ये कुछ भी मान लीजिए -1 हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए -1 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे भी लोअर ट्रायंगल में सारा का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब अपर डायगोनल में जीरो, यहाँ पे मान लीजिए जीरो भी हो सकता है। अगर मैं -1 की जगह जीरो बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, सिवाय जीरो यहाँ पे नहीं होना। यहाँ पे भी मान लीजिए जीरो हो सकता है, इसमें 1-2 जीरो भी बना दे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा एलिमेंट जीरो कह भी सकते, नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि इसने ऐसा, डेफिनेशन वाले ने कुछ हमको ऐसा नहीं बोला है। डेफिनेशन ने क्या बोला है, ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n स्क्वायर होगा। इसका मतलब m और n बराबर होना चाहिए। उसको अपर ट्रायंगल बोलेंगे जब एलिमेंट जो होगा ना अपना ए आई जे जीरो होगा, कब, जब आई का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो जे से। तो आई का वैल्यू बड़ा होता है जे से लोअर ट्रायंगल में। इसका मतलब लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट कंपलसरी जीरो होना चाहिए। बाकी उधर वाले का हमको कुछ नहीं कर सकते, उधर जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको तो कंपलसरी जीरो होना ही होगा। ये अगर जीरो नहीं हुआ, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई लो यहाँ पे 5 दे दिए, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसका मतलब कंपलसरी नीचे जीरो तो होना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलते हैं भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर होने के लिए नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट हमेशा जीरो होना चाहिए। इसका मतलब एक चीज़ और यहाँ से हम समझ सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि एलिमेंट जो होगा ना अपर वाले ट्रायंगल में होगा, नीचे वाले ट्रायंगल में जो एलिमेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा। जो नॉन जीरो एलिमेंट अगर कोई एग्जिस्ट करेगा तो ऊपर वाले ट्रायंगल में, ठीक है, या उसको डायगोनल में वो एग्जिस्ट करेगा। नीचे वाले ट्रायंगल में नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा। नॉन जीरो एलिमेंट होने से क्या मतलब है मेरा, कि जो एलिमेंट जीरो नहीं हो, ठीक है ना।
कि नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट्स अपना हमेशा ज़ीरो होना ही होना है अपर ट्रायंगुलर के लिए। तो ये बातें आपको समझ आई, तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बात करते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए एग्जाम्पल वो वाला लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में भी बोलते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, M cross n is called lower triangular if Aij equal to 0 where I less than j। ठीक है, इसका मतलब i का वैल्यू छोटा होना चाहिए j से। तो i का वैल्यू छोटा क्या होता है? ऊपर में होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये 3 हो गया 0 0, मान लीजिए ये हो गया 4 -2 0, और ये मान लीजिए -1 3, और ये हो गया कुछ भी मान लीजिए 1 हो गया। ठीक है, तो इसका ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वहाँ पे वो सारा का सारा एलिमेंट 0 है, जहाँ पे i का वैल्यू क्या है? छोटा है। i क्या है? छोटा है j से। i क्या है? छोटा है j से। यही ना होता है अपर ट्रायंगल में i क्या होता है? छोटा है j से। इसका मतलब एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा लोअर वाले लोअर ट्रायंगुलर में नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो अब जो भाई मेरा जो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हम पढ़ा रहे थे, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म हो गया कि आपको हमने जितने सारे टाइप्स है उस टाइप्स के बारे में हम आपको समझा दिए कि क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये सारा का सारा बात हो गया अपना रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स पे सारा का सारा टाइप हमने समझा दिया आपको बढ़िया से। अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पे हम बात करेंगे। मैट्रिक्स का हम लोग ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। तो ऑपरेशन हम लोग मैथमेटिक्स में जनरली जानते क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब क्या है हमारा? ऑपरेशन है। इक्वलिटी, ये सब हमारा क्या है? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इसको लिखिए, उसके बाद हमें पढ़ाते हैं आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये आप लिखिए, तो अच्छे से लिखिए बढ़िया से। अब लिखिएगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। पहला ऑपरेशन लिखिएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पहला क्या लिखिएगा? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखिएगा भाई? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम बताएंगे कि आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप लिखिए पहला ऑपरेशन अपना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम आपको समझाते हैं कि देखिए अब तो बात उठता है कि भाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से मेरा क्या अभिप्राय है। मेरा अभिप्राय ये है कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि अभी दो मैट्रिक्स इक्वल कब कब हो सकते हैं, किस कंडीशन में आप किसी दो मैट्रिक्स को इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या आप ढूंढिएगा कि जिससे क्या हो जाए? इक्वल होना चाहिए। देखिएगा, लिखिएगा फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। हम क्या बोलते हैं भाई कि फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मान लेते हैं दो इक्वलिटी ऑफ दो मैट्रिक्स ए और बी के लिए, फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी पहला कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको अभी समझ आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फॉर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, उसका मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है ना वो बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका मतलब सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि जितना ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना उतना ही बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। इसका क्या मतलब सर कि सर अगर ए मैट्रिक्स आपका 3x3 का है ना तब बी मैट्रिक्स भी क्या होगा, 3x3 का होगा। अगर आपका ए मैट्रिक्स 3x3 का है तो बी मैट्रिक्स भी कितना का होगा, 3x3 का होगा। अगर सर ऐसा नहीं होता तो, अगर ऐसा नहीं होता भाई तो उसको हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या हो गया कि कोई भी दो मैट्रिक्स, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स अपना बी है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल बोलेंगे तब बोलेंगे जब इसका ऑर्डर होगा ना बराबर होगा इसके ऑर्डर के। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बराबर होगा मैट्रिक्स बी के ऑर्डर को, तब हम बोलेंगे कि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है। क्या सर इतना ही सफिशेंट है इसके इक्वल होने के लिए? तो बात उठता है कि जवाब है मेरा नहीं, इतना ही सफिशेंट नहीं है कि सिर्फ ऑर्डर बराबर कर दिए तो मैट्रिक्स बराबर होने। तो क्या सर इसके लिए कोई और कंडीशन है? तो हाँ, कि पहला तो क्या है कि पहले इसका ऑर्डर देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर बराबर है कि नहीं। अगर ऑर्डर बराबर है तो हम आगे बात करेंगे कि आगे भी कंडीशन देखेंगे। अगर मान लीजिए पहले ऑर्डर ही बराबर नहीं हुआ तो अगले कंडीशन पे हम बात ही नहीं करेंगे, पहले ही बोल देंगे कि भाई ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अगर मान लीजिए आपको दिखता है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर क्या है, बराबर है, तब आपको देखना है कि मैट्रिक्स ए का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो बराबर है कि नहीं मैट्रिक्स बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने से क्या मतलब है भाई, इसका जो पहला एलिमेंट होगा इसका भी पहला एलिमेंट, मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, ये अपना मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स ए का जो पहला एलिमेंट हो वो बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के पहला एलिमेंट का। मैट्रिक्स ए का जो दूसरा एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के दूसरे एलिमेंट का। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि सर मैट्रिक्स का जो दोनों मैट्रिक्स दिया जाएगा उस दोनों का एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए। तो हाँ, यही कहना चाह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तब बोलेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। तो पहला कंडीशन हो गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। दूसरा कंडीशन है corresponding elements of matrix A is equal to corresponding elements of मैट्रिक्स बी। दैट इज़ हम ये बोलना चाहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल। मैम यही सीधा सीधा ये भी बोल देंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या आप इसको देखिए तो अच्छे से दिख रहा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया से आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। तो ये हो गया आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन है। देखिएगा, अगर भैया आपसे कोई पूछता है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलिएगा, तो आप बोलिएगा ना सर कि दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तब बोलेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट्स भी जो होगा ना भाई वो सेम होगा, दोनों एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तो अब हम उन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैं हटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके बीच में रोक करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने मिटा दिया है। अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए भैया ए मैट्रिक्स है कोई ऐसा, A11, A12, A13, दूसरा A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 का है। भैया बोलते हैं बी मैट्रिक्स कोई और है। बी मैट्रिक्स क्या है कि B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ठीक है। ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़
ए इक्वल टू बी, मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर है। तो इसके लिए पहला कंडीशन आपको क्या देखना है कि दोनों का सद ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ भी 3 क्रॉस 3 का, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो पहला कंडीशन तो दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो ये काम हो गया अपना, ऑर्डर बराबर है। अब बात उठता है कि सर ए और बी बराबर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये दोनों को एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है, देन ए और बी बराबर मैट्रिक्स है, देन आपको कंडीशन क्या दिखाना होगा कि A11 हो जो होगा ना, A11 ये बराबर होगा किसके, B11 के। मतलब A11 यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ भी इसको 2 होना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा, ठीक है। दूसरा बोलता हूँ A12 बराबर होगा B12, फिर आपको समझ ही रहे मैं क्या बोला, A13 बराबर होगा B13 का। फिर बोलता A21 बराबर होगा B21 का। फिर बोलता A22 बराबर होगा B22 के। मतलब एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स अपना बराबर है। A23 बराबर होगा B23 के। A31 बराबर होगा B31 के। A32 बराबर होगा B32 के। A33 बराबर होगा B33 के। क्या हमारी बातों आपको समझ में आया कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई दो मैट्रिक्स अगर बराबर है, इसका मतलब उसका ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, साथ ही साथ उसका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन करिएगा इस पर, ये मैं हटा दूँ, एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं लिखाता हूँ आपको। आप ये उतार लीजिए पहले, इसको आप अच्छे से लिखिए, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। क्वेश्चन एक मैं करवा देता हूँ, लिखा हुआ है मेरे पास। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए भाई कि ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका एलिमेंट दिया हुआ है 2x + 4, फिर दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है 3y - x, फिर क्या दिया हुआ एलिमेंट z + 2, z प्लस ये z है, ठीक है ना, z + 2, और यहाँ पे दिया हुआ है x + z, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x + y + z, ठीक है। तो आपको निकालना है कि वैल्यू ऑफ x + y + z का वैल्यू क्या होगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है भाई, इक्वल है। तो पहले बात तो उठता है क्या सर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो देखिए इसका रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसने बोला ही मेरे को दे ही दिया है कि ऑर्डर ये दोनों इक्वल है, तो दोनों का कंडीशन तो होना ही चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने का मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये पहला वाला एलिमेंट है इसका, तो इसका भी पहला वाला एलिमेंट, ठीक है, इसका दूसरा वाला एलिमेंट, तो ये भी दूसरा। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, बट अपने को दिया गया है कि 2x + 4 बराबर है इस वाले मैट्रिक्स के। तो यहाँ से हम ये कंडीशन दोनों मैट्रिक्स से बोलेंगे कि फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमको दिया है उससे क्या बोलेंगे कि 2x + 4 जो है ना भाई, ये बराबर है 0 के। 2x + 4 किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब ये बोलिएगा कि 2x बराबर कितना, -4, इसको 4 को उधर भेज दीजिए। तो इसका मतलब सर ये भी बोलिएगा 2x बराबर -2। कैसे, इस 2 से 4 को कटाइए तो 2 टाइम्स कटेगा -2, तो x बराबर कितना आएगा, -2। 2x बराबर -4, तो x बराबर कितना आया, -2। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि दूसरा बोलेंगे कि 3y - x बराबर कितना, 5। 3y - x बराबर कितना, 5। 3y - x बराबर 5। अब हमको x का वैल्यू कितना पता है, -2, तो यहाँ पे x का वैल्यू डाल दीजिए। x का वैल्यू डालिएगा ना तो 3y, और यहाँ पे x का वैल्यू डालिएगा तो -2 और -2 ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और बराबर 5।
तो यहाँ से आपको दिख रहा है 3y बराबर, सॉरी ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 5 - 2। तो यहाँ पे कितना आएगा आपको दिख रहा है 3y बराबर 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा 1 आएगा, y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। क्या मैं देख लूँ नीचे आपको दिख रहा है y बराबर 1? हाँ, y बराबर आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक और कंडीशन क्या आ जाएगा यहाँ से, z+2, z+2 बराबर कितना है 3, z+2 बराबर कितना 3, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 - 2, तो z बराबर हो जाएगा 1, z बराबर कितना हो जाएगा 1, z बराबर 1। और एक और कंडीशन यहाँ से हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बट हमको ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप निकालना चाहते हो तो सेटिस्फाई करा के भी देख लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमको निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था x + y + z, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा, हो जाएगा। बाकी एक और कंडीशन है अपने पास, क्या है कि x + z का जो वैल्यू है ना भाई, x + z का वैल्यू किसके बराबर है -1 के बराबर है। x + z का वैल्यू किसके बराबर है -1 के। तो यहाँ से हम निकालना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं वैल्यू सब डाल करके। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना -2 और z का वैल्यू कहाँ गया 1। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा के देखिए तो x का वैल्यू -2 और +1, ये -1 के बराबर आता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। तो हमको क्या चाहिए नाउ, x + y + z चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू कितना है -2, तो -2 डालिए, प्लस y का वैल्यू कितना है 1 प्लस z का वैल्यू कितना है, ये भी 1 है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -2 + 2, ये 0 आ गया। मतलब x + y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो यहाँ से आंसर निकल गया कि x + y + z का वैल्यू कितना आ गया भाई 0। तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था कि x + y + z का वैल्यू कितना है 0। तो ये बात आपको समझ में आया, ये बातें आपको समझ में आ गया कि x + y + z का वैल्यू कितना है। तो इसको आप अच्छे से लिखिए, तो लिखिए अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसको रहने देता हूँ। क्या करता हूँ, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं। फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अपना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो हो ही गया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। पहला, दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तक हम आज निपटा देते हैं। उसके आगे हम बात करेंगे कल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद का बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उस सब पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करिए, इसको अच्छे से देखिए। और जो भी नए लोग वीडियो देखेंगे तो इसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना है, आपको कॉमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है। तो रहने देखा, आज के लिए इतना रहने देता हूँ। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप अच्छे से पढ़िए तब तक।